लेक्चर शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपने ये देखा कि व्हीकल का यहाँ पे ओवर टर्निंग हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 सर्कुलर मोशन। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल। तो ओवर टर्निंग एग्जैक्टली किस वजह से हो रहा है उसी को हमें डिस्कस करना है। ओके, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ कंसिडर करते हैं। मान के चलिए ये कुछ सर्कल का हिस्सा है। ओके, इट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे इस व्हीकल का यहाँ पे मोशन हो रहा है। जो भी सर्कुलर टर्न हम कंसिडर कर रहे हैं वो हॉरिजेंटल है, फ्लैट है, विदाउट एनी बैंकिंग। ओके, तो ऐसे रोड पे जब भी किसी व्हीकल का सर्कुलर टर्न होता है तो वहां पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड सरफेस। लेकिन यहाँ पे अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं मिलता है तो व्हीकल वो सीधा चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ओवर टर्निंग हो रहा है। अब ओवर टर्निंग ये डिफरेंट कंसेप्ट है। तो इसके पीछे का फिजिक्स क्या है वो हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे खड़े होके अगर इस व्हीकल को देखते हैं, मीन्स यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन लेना है। क्रॉस सेक्शन अगर हम लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा। अब यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लेते हैं, जिस सर्कुलर टर्न पे वो मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आर कंसिडर करके चलते हैं। इमेजिन दैट द मास ऑफ दिस व्हीकल अलॉन्ग विद ड्राइवर। सो पूरे सिस्टम का मास जो भी है वो हम m कंसिडर करेंगे। ओके, इमेजिन दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू टायर्स। तो टायर का ये सेंटर लिया, यहाँ पे टायर का सेंटर लिया, इन दोनों में का डिस्टेंस ये 2a है। अब जब आप व्हीकल की बात कर रहे हैं तो इस व्हीकल में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे पूरा मास हम इमेजिन करेंगे दैट इज अ सेंटर ऑफ मास। तो वो सेंटर ऑफ मास इस व्हीकल का यहाँ पे इमेजिन कीजिए। ओके, अब इस सेंटर ऑफ मास से लेके तो यहां तक का जो भी डिस्टेंस है, ग्राउंड के सरफेस तक का डिस्टेंस, उसको हम h कंसिडर करते हैं। h is a distance between center of mass of that system and road surface. Okay, so यहाँ पे और एक इमेजिन करेंगे हम। सो इस व्हीकल के ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होना चाहिए। और वो ग्रेविटेशन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? सो इट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। और उसकी वैल्यू कितना होना चाहिए? mg। अब ये रोड उस व्हीकल के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा दैट इज अ नॉर्मल। ओके, सो यहाँ पे इनर साइड दो व्हील्स है और आउटर साइड दो व्हील्स है। ओके, सो इनर व्हील पे जो भी रिएक्शन क्रिएट करेगा उसको हम कंसिडर करते हैं R1। और आउटर व्हील्स पे जो भी रिएक्शन क्रिएट हो रहा है सरफेस की वजह से उस व्हीकल के ऊपर, उसको हम कंसिडर करते हैं R2। तो यहाँ पे इस व्हीकल का न तो ऊपर मोशन हो रहा है न तो नीचे हो रहा है। मीन्स इस व्हीकल का जो भी मोशन हो रहा है ये वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि mg R1 और R2 को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन निकल के आता है। द फर्स्ट इक्वेशन इज R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू mg। सो ये इक्वेशन नंबर 1। जितना ग्रेविटेशन फोर्स नीचे एक्ट हो रहा है उतना ही सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। ओके, इनर व्हील पे नॉर्मल कितना क्रिएट कर रहा है? R1। आउटर व्हील्स पे नॉर्मल कितना है? R2। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg। अब ये व्हीकल जब मूव करेगा उस सर्कुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर या हॉरिजेंटल रोड के ऊपर, हॉरिजेंटल सर्कुलर रोड के ऊपर, तो उस वक्त
उसकी व्हीकल की स्पीड हम v कंसिडर करते हैं। v is the speed of that vehicle with which it is moving along the circular track. ओके तो अब यहाँ पे जब वो मोशन में होगा तो डेफिनेटली उसको एक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होना चाहिए, और जो भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा दैट फ्रिक्शन इट इज क्रिएटेड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। अब ये फ्रिक्शन इन चारों व्हील्स के ऊपर रोड सरफेस क्रिएट करता है, यानी चारों व्हील्स और रोड सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उस फ्रिक्शन को हम इस डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। ओके तो दैट फ्रिक्शन फोर्स जो भी प्रोवाइड होगा दैट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, यही सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रहा है उस व्हीकल के ऊपर या सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन, F इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r। ओके अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि क्या फिलहाल उस व्हीकल का रोटेशन हो रहा है क्या ओवरटर्न अभी स्टार्ट हुआ क्या? नहीं। अगर ओवरटर्न स्टार्ट नहीं हुआ, उस व्हीकल का रोटेशन नहीं हो रहा है, तो इस व्हीकल के ऊपर हम एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा सकते हैं। अब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूरे व्हीकल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल क्रिएट हो रहा है दैट इज r1, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल क्रिएट हो रहा है दैट इज r2, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स F। अब अबाउट द सेंटर ऑफ मास, अगर इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम निकालते हैं, ओके सो देखिए अगर सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट का यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ओके यहाँ पे, सो इस फोर्स के कारण इस पूरे ऑब्जेक्ट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली इस पेन के ऊपर या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट हुआ, तो यहां पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सो दिस इज कॉल्ड एज टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पेन। अगर इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो इस फोर्स के कारण इसके ऊपर जो भी टॉर्क हो रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। ओके अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे सेम फोर्स अप्लाई करूं तो उस केस में जितना टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज हो रहा है उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज हो रहा है। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, रोटेशन इक्विलिब्रियम। सो इस व्हीकल के ऊपर जितना टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं रोटेशन करने के लिए, तो एक है F, दूसरा है R1। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं जबकि वो उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ R2 है। और R1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना है A, F का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, सेंटर ऑफ मास से कितना है, F यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास से कितना है H, ओके और R2 का डिस्टेंस कितना है A। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं कि F इंटू H प्लस R1 इंटू A इज इक्वल्स टू R2 इंटू A। सो ये जो भी टॉर्क है ये उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है, और ये जो भी टॉर्क है ये उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। अभी फिलहाल उसका रोटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी टॉर्क एक्ट हो रहा है इट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी टॉर्क हो रहा है। ओके सो देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस थ्री इक्वेशन। द फर्स्ट वन इज R1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू m g माइनस v स्क्वायर h अपॉन RA। सेकंड इक्वेशन R2 is equals to half into m into g plus v square upon h RA। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। R1 क्या है, इट इज अ नॉर्मल एक्टिंग ऑन इनर साइड व्हील्स। R2 क्या है, इट इज अ नॉर्मल एक्टिंग ऑन आउटर साइड व्हील्स। जब व्हीकल का मोशन होगा उस वक्त कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी है
तो डेफिनेटली R1 की वैल्यू कम हो जाएगी और R2 की वैल्यू बढ़ेगी। मींस जब व्हीकल मोशन में है, वो सर्कुलर टर्न कर रहा है हॉरिजॉन्टल पाथ के ऊपर, तो उस केस में R1 की वैल्यू कम हो जाएगी और R2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब यही कारण है उसको ओवरटर्न करने के लिए। अगर हम स्पीड और बढ़ाते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि R1 की वैल्यू 0 हो जाएगा और R2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर R1 की वैल्यू 0 होता है तो इस साइड ये रोड सरफेस उसके ऊपर कोई नॉर्मल क्रिएट नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो भी है ये ऊपर उठेगा। ओके, आपने उस वीडियो में भी देखा होगा कि कौन से साइड के व्हील्स सबसे पहले ऊपर उठते हैं। तो यहाँ पे आंसर है इनर व्हील्स पहले ऊपर उठते हैं। क्यों? कि उनके ऊपर नॉर्मली क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल क्रिएट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो ऊपर आना चाहेंगे। अगर ये ऊपर आ रहे हैं तो ओवरटर्निंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब हमें इसको ओवरटर्न करने के लिए जो कंडीशन है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना वो ले सकता है सर्कुलर टर्न पे ऊपर, कि ताकि ओवरटर्निंग ना हो सके। तो यहाँ पे आंसर है, तो उस वेलोसिटी के ऊपर जिस वेलोसिटी पे R1 की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो उस वेलोसिटी पे वो ओवरटर्निंग करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो उस वेलोसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो उस वेलोसिटी के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R1 शुड बी 0। R1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में अगर R1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू V स्क्वायर H अपॉन RA। What is V? Velocity of that vehicle. What is H? It is the distance of center of mass from the surface, yeah, from the ground. What is R? It is the radius of curvature of the circular path. A is a distance between center of mass and व्हील्स, इन दोनों में का डिस्टेंस है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू R A G अपॉन H। तो v की वैल्यू क्या होगा? तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RAG अपॉन H। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर इस स्पीड से कम स्पीड से वो चलता है व्हीकल, ओके, जो भी ये इस स्पीड का यहाँ पे फॉर्मूला हमने निकाला है, तो इसको हम मैक्सिमम स्पीड दे ही देते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। तो इस स्पीड तक अगर इस स्पीड से वो चलेगा तो 100% R1 की वैल्यू 0 होगा। जैसे ही R1 की वैल्यू 0 होगा तो वो ओवरटर्न करेगा। अगर आप इससे स्पीड कम रखते हो तो सेफली आप आगे निकल जाओगे सर्कुलर टर्न को कंप्लीट करके। तो जब भी ओवरटर्निंग होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सर्कुलर पाथ पे ही होगा। देखिए, अगर एक सर्कुलर टर्न ऐसा है बहुत ही लंबा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, और दूसरा टर्न सर्कुलर टर्न ऐसा है बहुत ही छोटा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है बहुत छोटा है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है। अब दोनों केस में अगर हम स्पीड निकालते हैं ओवरटर्निंग की मैक्सिमम स्पीड, तो आर की वैल्यू अगर कम है, आर की वैल्यू अगर कम है तो वी मैक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगा। यानी आर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो वी मैक्स ज्यादा है, यानी ज्यादा स्पीड से यहाँ पे आप टर्न कर सकते हो विदाउट एनी ओवर टर्निंग। ओके, सो इससे भी आपको रिलेट कर सकते हैं। अब एक ही व्हीकल लेंगे हम, एक कार ले लेंगे, तो एक सिंगल ड्राइवर जा रहा है। मान के चलिए कि यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ओके, ये वैल्यूज डाल के किसी कार के लिए आ गया 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर इस स्पीड से आप जाते हो तो 100% उस रोड के ऊपर ओवरटर्निंग होगा। अब इमेजिन कीजिए कि एक व्हीकल ऐसा है, उसके लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया जब वो सिंगल पर्सन था। अब 4 पर्सन हो गए, अब 4 पर्सन हो गए उस व्हीकल में, तो डेफिनेटली मास बढ़ेगा। मगर यहाँ पे कोई मास नहीं दिख रहा हमें, लेकिन यहाँ पे और एक अफेक्ट होगा। जैसे ही 4 लोग इस व्हीकल में बैठेंगे तो इस व्हीकल का सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर व्हीकल का सेंटर ऑफ मास नीचे आता है तो h की वैल्यू कम हो जाएगा। अगर h की वैल्यू कम होता है तो v मैक्स उसके लिए थोड़ा बढ़ सकता है। जब भी आप फिजिक्स स्टडी करते हो, ओके, तो जब भी कोई फॉर्मूला आता है तो उस फॉर्मूले में जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रहे हैं,
उन सभी को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेडियस कर्वेचर के इफेक्ट क्या होगा वो हमने देखा। ओके, अगर कोई ऐसा व्हीकल है कि जिसमें दो टायर्स में का स्पेस ज्यादा है, दो टायर्स में का यानी इनर साइड व्हील्स और आउटर साइड व्हील्स, इनमें का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा है तो ए की वैल्यू बढ़ेगा, तो उसके लिए वी मैक्स बढ़ेगा। ओके, तो एच दैट इज अ व्हीकल जो भी डिजाइन होता है, तो ये सब कैलकुलेशन कंसिडर करके ही होता है। अगर व्हीकल बहुत कम हाइट पे है यानी उसका सेंटर ऑफ मास कम है, सेंटर ऑफ मास जो भी है, सॉरी, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ग्राउंड से कम है, तो उस केस में ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। यानी जब ओवरटर्निंग हो रहा है, सॉरी, ओवरटर्निंग हो रहा है, उसके लिए जो भी वेलोसिटी चाहिए, तो वो उसके लिए अगर एच की वैल्यू कम है तो वी मैक्स की वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, सो इस तरीके से आपको उस फॉर्मूले को पूरा एनालिसिस करते आना चाहिए। दिस इज अबाउट द ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।